हेलो। नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा आरएस मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग पे। वैसे तो बहुत ईमानदारी से बता दूं कि आंसर राइटिंग का ऐसा कोई साइंस नहीं है। कुछ बेसिक्स चीजों को छोड़ करके कोई ऐसा विज्ञान नहीं है। आज के 3-4 साल पहले मुझे आंसर राइटिंग का टीचर कहते थे उस समय, क्योंकि मैं लिखवाता था, लेकिन एक लंबे अभ्यास से वो डेवलप हुआ। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो ऐसा कोई कला नहीं, ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं थी कि कोई प्रिंसिपल था। और लगातार अभ्यास करते हुए लगातार उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो डेवलप से डेवलप होता हुआ चला जाता है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रैक्टिस करें, निरंतर अभ्यास करें, तो आपका आंसर राइटिंग धीरे धीरे इम्प्रूव होता हुआ परफेक्शन की तरफ चला जाता है और आप एक अच्छे उत्तर लेखन कर्ता बन जाते हैं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उससे आप एक अच्छा स्कोर ले लेते हैं। तो मैं बात शुरू करने से पहले ही इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें बता दूंगा तो उस चीज से कोई बहुत बड़ा बेनिफिट सिर्फ सुनने मात्र से होगा। ज्यादा बेनिफिट इस बात से होगा कि उनको प्रैक्टिस में आप कितना लेते हैं। आज चूंकि हमारे स्टूडेंट्स के साथ में एक संवाद था, तो मैंने उनसे बात की, तो उनसे उनसे जब बात कर रहा था तो कुछ पॉइंट्स मुझे करना ही पड़ता था यार। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब के मेरे मित्रों के लिए भी ये सारा मैटर को शॉर्ट के भीतर में कुछ अगर रख देता हूँ और उनको अगर इससे बेनिफिट होता है तो अच्छा है ये भी। तो आरएस मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करते समय किन बातों का ध्यान रखें, वो कुछ बेसिक चीजें जो मैंने अपने अनुभव से, जो मैंने खुद ने आरएस दिया, फिर लगातार आपके साथ मेरी अभ्यास होता गया और वो इम्प्रूव हुआ। फिर अलग अलग पीएससीज में कभी जो कॉपी करेक्शंस के लिए गए वहां पे देखा, और एक दूसरे साथियों के जो अनुभव साझा हुए, उन सबका कुछ सार है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कहे, लेकिन मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊं इस बात को कि अच्छा आंसर कोई तभी लिख सकता है जब उसकी पूरी कमांड हो। मेरे 2008 आरएस वाले में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड पेपर में 168 मार्क्स आए थे। लगभग आप सोचिए कि ये 84% है। बहुत बड़ा आंकड़ा है और मुझे अच्छे से पता है कि मैंने शायद सबसे छोटे आंसर उसी में लिखे। लेकिन ये भी सच है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेकंड पार्ट है, जो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और जो चीजें हैं उन पे मेरी कमांड बहुत गहरी थी। तो चूंकि जब आपकी कमांड बहुत ज्यादा होती है तो आंसर छोटे आते हैं। होता है ना, जिसके पास नॉलेज खूब ज्यादा होता है वो कम शब्दों में उत्तर देता है, और जिसके पास नॉलेज नहीं होता है तो वो बहुत लंबा चौड़ा बोल करके अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाता है। इसलिए पहला और स्पष्ट सुझाव तो मेरा यही है कि आप किसी टॉपिक पे गहरा कमांड करें, उसके कीवर्ड्स रखें, उन पे थोड़ा सा सोचे, थोड़ा उसमें रुचि जागृत करें और पूरा कमांड बना ले, तो एक अच्छे आंसर ऑटोमेटिक ही, मतलब किसी आंसर राइटिंग की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही आना शुरू हो जाते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि आपकी तैयारी में कोई भी अपूर्णता ना हो। दूसरा, जब आप उत्तर लिखना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना चाहिए जो अच्छे से आ रहे हो। क्योंकि अच्छे से आ रहे होते हैं तो फिर आप जब उनका आंसर्स लिखेंगे तो उनमें से बेस्ट आंसर शुरू में लिख देंगे, ताकि लास्ट के अंदर अगर समय कम रह जाता है और थोड़ा कमजोर आंसर भी होता है और हो सकता है स्पीड की वगैरह वजह से थोड़ा सा आप कम लिख पाते हैं, राइटिंग बिगड़ जाती है, तो इतना नुकसान नहीं होता है। इसलिए मैं उन सवालों की बात पहले कर रहा हूँ जो आपको अच्छे से आ रहा हो, उनको कैसे लिखें। तो एक अच्छा आंसर कैसे होता है? एक अच्छा आंसर की सबसे बड़ी विशेषता, सब लोग भी कहते होंगे, लेकिन मैंने जो समझा, जैसे मार्किंग करते हैं, उस क्वेश्चंस के कितने पार्ट हैं, उस पार्ट के किस किस पार्ट की डिमांड ज्यादा है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर दिया कि नहीं दिया, और उसका कंटेंट उसके अकॉर्डिंग रखा कि नहीं रखा। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, जो कंटेंट आपने उसमें डाला है वो कंटेंट प्रमाणिक है या नहीं है। मतलब आपने कुछ चीजें लिखी, एक दूसरे स्टूडेंट ने भी लिखी, लेकिन आपने ब्रैकेट में आर्टिकल्स लिख दिया, बुक्स का नाम लिख दिया, किसी कवि का नाम लिख दिया जो ऑथेंटिक है, गलत नहीं, तो फिर आपकी प्रमाणिकता या उस आंसर की विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो वो कितना है, इसका मतलब है कि आप जब भी अपनी प्रैक्टिस करें तो प्रमाणों को धीरे धीरे उसमें डालना शुरू करें। तो कंटेंट जो पूछा गया वो, उसकी प्रमाणिकता
और तीसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, जो मेरे अनुभवों से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये होता है कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा, लेकिन उसमें दो फैक्ट गलत लिख दिए, एक लाइन गलत लिख दी। ये मानव मनोविज्ञान है कि गलत चीज को पहले पकड़ता है। इसलिए अपने आंसर राइटिंग में धीरे धीरे प्रैक्टिस ये करें कि आप गलत लिखने से तो बचें। इससे बढ़िया है कि आप कम लिखें। कम से कम उन आंसर्स की बात कर रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। बहुत अच्छा उत्तर था आपका, लेकिन एक गलत कमेंट, एक गलत फैक्ट लिख दिया, उस पर रेड मार्क लग गया। आपका अच्छा है, वो भी आपका अल्टीमेटली जो इसका इम्पैक्ट है ओवरऑल वो नेगेटिव हो गया। तो उसको जरूर ध्यान रखें। अपने कंटेंट में जो कंटेम्पररी एग्जाम्पल है उसको जरूर जोड़ें। तो ये तो कुछ बेसिक चीज है जो अपने आंसर्स के कंटेंट से रिलेटेड है, क्योंकि कंटेंट का कोई मतलब तोड़ नहीं है। आप चाहे कुछ भी कहिए, अगर आपके आंसर्स में कैसे भी डाल दिया, डायग्राम डाला नहीं डाला, कैसे किया नहीं किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो कंटेंट है, उसकी प्रामाणिकता है। उसके दूसरे पार्ट पे आता है, वो आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अब आरएस में एक बहुत अच्छी चीज हो गई कि अब सिर्फ 50 शब्द और 150 शब्द बचे हैं। ये जो 15 शब्दों का था ना, वो प्रॉब्लम थी। तो अब रणनीति बहुत अच्छे से बनेगी। विशेषकर 150 शब्दों का लिखना और 50 शब्दों का लिखना दोनों ही एक आर्ट है। देखिए, 50 शब्दों का प्रेजेंटेशन और 150 शब्दों का प्रेजेंटेशन में फर्क है। जो 50 वर्ड का प्रेजेंटेशन है वो टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब उसमें कोई भूमिका ना लिखे। वो अगर आपको अच्छा आता है तो पॉइंट वाइज लिखिए, 1 2 3 4 5, अगर ये है। और लास्ट में एक लाइन या 1.5 लाइन में आप कंक्लूजन लिख दिए, अगर स्पेस है तो। ये भी ध्यान रखें कि 50 शब्दों का मतलब 50 शब्द नहीं होते हैं, कोई गिन के नहीं होते हैं। ये 50 शब्द कम से कम 50 तो होने ही चाहिए, 40 भी हो तो चल जाएगा, लेकिन 80 90 शब्दों तक जो एक स्पेस रहता है उसको आप पूरा कवर कर सकते हैं। लेकिन उसको ऐसा नहीं कि उसको बिल्कुल जैसे होता है ना, कई बार ओवरलैप कर देते हैं, कोई जगह ही नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा भर रहे हैं, नहीं। खुला खुला लिखिए, पॉइंट वाइज लिखिए। एक पॉइंट फिर आधी लाइन खाली छूटती है तो छूटने दीजिए, लेकिन एक पूरा कवर हो, इसीलिए वो स्पेस दिया जाता है। तो इस तरह से आप 50 वर्ड का आंसर्स में इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोई भूमिका ना हो। अगर पॉइंट वाइज है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अंतर पूछा है तो सारणी वाइज दीजिए, और लास्ट में अगर स्पेस बचता है तो 1 या 1.5 लाइन का कंक्लूजन दे दीजिए। ये है 50 वर्ड की रणनीति। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। 50 वर्ड के लिए किसी तरह के डायग्राम देने की जरूरत मुझे लगता नहीं है कि इसमें रहती है। अगर कोई स्पेस साइड में बच गया और आपको लगता है कि ये जरूरी है, तो आप छोटा डायग्राम, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम संगठन बनाते हैं और चीजें हैं, इस तरह का कुछ दे सकते हैं। अदरवाइज सीधे सीधे जो जरूरत है वो लिख देनी चाहिए। ज्यादा इसमें कुछ प्रयोग नहीं करने चाहिए, कुछ ज्यादा उसमें अपनी दिखाना नहीं चाहिए। ये तो एक मोटी बात है 50 वर्ड के लिए। जो 150 शब्दों का आंसर है, वो चूंकि स्पेस पहले लगभग एक पेज आता था, अब 1.5 या 2 पेज के आसपास स्पेस आएगा। तो इसके आंसर्स में सबसे जरूरी चीज होता है वो है क्वेश्चंस को समझना। 150 शब्दों वाले में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहेगी कि आपको क्वेश्चंस को टुकड़ों में तोड़ा कि नहीं तोड़ा, कि उसके कितने पार्ट बन रहे हैं। कोई भी प्रश्न है, उसके समालोचना है तो आलोचना प्लस सुझाव प्लस ऊपर कंटेंट कितने हैं। मान लीजिए ऊपर एक मेन बॉडी पूछी, फिर उसका विश्लेषण पूछा, नहीं समालोचना पूछ ली, तो मेन बॉडी के 2 पार्ट, फिर नीचे आलोचना समालोचना, फिर ये टोटल 4 बॉडी हो गई। और ऊपर आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और नीचे कंक्लूजन पार्ट, तो टोटल 6 पैराग्राफ हो गए। 6 पैराग्राफ में से जो फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान रखिए, जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, सबसे जो गलती होती है वो इसी जगह होती है कि फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टोटल आंसर का 1/4 से ज्यादा ना हो। मतलब लगभग 1/8वां हिस्सा जो है वो इंट्रोडक्शन हो और 1/8वां हिस्सा है वो कंक्लूजन हो। क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के मार्क्स नहीं होते, जो मेन बॉडी है उसके मार्क्स होते हैं। उसमें भी जो विशेषकर जैसे क्वेश्चंस का मेन पार्ट क्या है, टिप्पणी है तो अपना विचार लिखना है, आपको चर्चा करनी है तो उसके फैक्चुअल पार्ट लिखने हैं। तो उसके टोटल बीच की बॉडी के अगर 4 पैराग्राफ बन रहे हैं, तो कोशिश करें कि 2 पैराग्राफ पॉइंट वाइज आ जाए, 2 पैराग्राफ पैराग्राफ साइड में आ जाए,
ऊपर का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, जो वो पैराग्राफ में आ जाए, और कंक्लूजन है वो पैराग्राफ छोटी सी 1.5 2 3 लाइन से ज्यादा ना हो। इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह के आंसर में अगर बीच में आप थोड़ा डायग्राम डालते हैं, कोई स्पेस साइड में बच जाता है, तो लास्ट में सब कर सकते हैं। तो ऐसे इसकी डिजाइनिंग हो तो एक बढ़िया, मेरे नजरिए से, मैं ऐसा नहीं कहता, जो मुझे मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि एक बढ़िया आंसर हो सकता है। इसी तरह से एक क्वेश्चंस होता है कि अंडरलाइन, ये बात सही है कि अंडरलाइन से थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाती है। कभी कभी स्टूडेंट्स बॉक्स बनाते हैं, देखिए बॉक्स बनाना वैसे तो ठीक नहीं, लेकिन मेन जो बॉडी होती है, जैसे ये कारण है, ये आलोचना है, ये सुझाव है, ऐसे कोई महत्वपूर्ण पॉइंट हो तो उनको बॉक्स में लिख दीजिए, अदरवाइज आप अंडरलाइन कीजिए। अलग पेन से करते हो ब्लैक से तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसी पेन से कर देते हैं तो वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है कि आपने कोई ज्यादा डिजाइनिंग नहीं की है। तो इस तरह से जो 150 शब्दों का आंसर है वो एक प्रैक्टिस है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखिए पहले इंपॉर्टेंट चीज है कंटेंट, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है उसका प्रस्तुतिकरण, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है वो होता है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा, भाषा कैसी है। लैंग्वेज में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक तो लैंग्वेज की त्रुटियां, मतलब आपकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, आपका भाषा का फ्लो या प्रवाह नहीं आ रहा है, तो प्रवाह तो बहुत जरूरी है, और भाषा की शुद्धिकरण जरूरी है, और ये एकदम से ठीक भी नहीं होता। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अपनी भाषा को निरंतर धीरे 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 वर्तनियों की शुद्धिकरण, उसकी राइटिंग का थोड़ा इम्प्रूवमेंट, थोड़ी स्पीड और राइटिंग, ये लगातार अभ्यास करते चले जाइए, धीरे धीरे कब इम्प्रूव हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जो मैं थोड़ा सा जो जिस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर विषय की अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसके अपने टर्म्स है, पॉलिटी है तो उसकी अपनी एक अपनी शब्दावलियां होती है, हिस्ट्री है तो उसकी अपनी शब्दावलियां होती है, ज्योग्राफी है तो उसकी अपनी एक शब्दावलियां होती है। उस सब्जेक्ट की 40 50 जो शब्दावलियां हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसकी अपनी एक शब्दावलियां हैं, और उसमें भी कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो लेटेस्ट होती है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गुड गवर्नेंस है, टेपे मैनेजमेंट है, पीपीपी मॉडल है, ऐसे कुछ नए कंसेप्ट, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नवलोक सेवाएं हैं, कुछ नई अवधारणाएं हैं, वो आपका एक अलग जगह लिखी हुई हो और उनको प्रयोग करना आना चाहिए। तो उससे उस सब्जेक्ट की भाषा, जैसे हम कर्मचारी को कर्मचारी लिखे, कार्मिक लिखे, तो ऐसे उस विषय की जो भाषा है वो भाषा आपके आंसर में आने लग जाती है, तो फिर आपके आंसर्स की गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो हमेशा हर विषय की लैंग्वेज को थोड़ा सा अपने उत्तरों में डालने का एफर्ट्स आपको करना चाहिए। इस एफर्ट्स तो क्या करोगे, प्रैक्टिस, एफर्ट्स करने से कुछ नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि किसी भी उत्तर में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, कंटेंट है, उसका प्रस्तुतिकरण है, और उसकी लैंग्वेज है। और ये तीनों ही चीजें एकदम से कभी इंप्रूव नहीं होगी। अगर आप मुझसे पूछे कि कैसे इसको इम्प्रूव करें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इम्प्रूव करने के लिए आपको रोज के एक रूल बनाओ, रोज का भी नहीं तो कम से कम वीक में 3 दिन आप दो 50 शब्दों के और एक 150 शब्दों का, मतलब ज्यादा बड़ा टारगेट मत लो। एक निश्चित रूल बनाओ कि रोज मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। आप एआई टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो क्वेश्चंस बनाने में, लेकिन एआई टूल्स का इस्तेमाल आप मॉडल आंसर के तौर पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए खतरनाक है, आपकी क्रिएटिविटी खत्म कर देगा। वो आंसर्स भी सही नहीं आते हैं क्योंकि वो पूरा उससे चुराता है, और मैंने खुद प्रयोग करके देखा, उनकी क्वालिटी नहीं रहती है। इससे बजाय आप जैसे किसी अच्छे टीचर से कुछ एक दो क्वेश्चंस को चेक कराओ, अपने दोस्त के 3 4 लोगों का ग्रुप बनाओ, उनको एक दूसरे के से अपने आंसर चेक करो, क्योंकि आंसर चेक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। उसमें लैंग्वेज की कमियां कोई भी निकाल देगा, कुछ प्रस्तुतिकरण की कमियां निकाल देगा, और बहुत ज्यादा कमियां क्यों निकालनी है। और सभी आंसर्स को चेक करो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ लिखने का प्रैक्टिस आप कंटिन्यू रखिए। तो ये मैंने कुछ चीजें, मुझे ऐसा लगा कि मैं आपसे थोड़ी सी, सभी साथियों से जो मेरे यूट्यूब से जुड़े हुए साथी हैं उनसे सबसे मैं साझा करता हूँ कि अच्छे आंसर्स कैसे लिखे। तो ये कॉमन बात है, लास्ट में वापस उस जगह आता हूँ। सच बात तो यह है कि
ये बोलने के लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार अभ्यास करते रहते हैं तो ये प्रिंसिपल भी कब आ जाते हैं, कब नहीं आते हैं। और अभ्यास के साथ इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट में एक चीज बहुत जरूरी चीज है, वो ये है कि आपको ये एक भीतर से एहसास हो कि ये इम्प्रूव हो सकता है। ये भी एक एहसास हो कि जो अभी आपको आ रहा है वो पर्याप्त नहीं है। धीरे धीरे एक रुचि हो, दूसरों के उत्तरों को ऑब्जर्व करें और उनको ऑब्जर्व करके अपने आंसर से लिमूस को लाएं। और ये तभी हो सकता है जब आपका इंटरेस्ट हो, आप अपने आप को थोड़ा सा ये मानते हो कि हाँ, मुझे इससे आगे जाना है, एक इच्छा शक्ति हो, विल पावर हो, और फिर आप निरंतर प्रैक्टिस करें। अगर आपने अपने आप को कंप्लीट मान लिया तो फिर इम्प्रूव नहीं होता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अब तो मेरी प्रैक्टिस कम हो गई, पहले जितनी प्रैक्टिस नहीं, आज के 4 साल पहले मेरा जो आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस थी वो रिदम में था, बीच में मेरा गैप लग गया। तो मैं स्टूडेंट से ज्यादा सीखता था, उनके जब आंसर देखता तो कभी कभी सोचता था कितना बढ़िया लिखा है। तो जब आप अच्छी चीज को अप्रिशिएट करते हो तो वो आपके भीतर आती है। तो ऐसे ही आप अपने साथियों की कुछ आंसर्स को जब अप्रिशिएट करोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसको अडॉप्ट करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने थोड़ा सा आपसे साझा किए। बाकी तो इसका कोई ऐसा नहीं है, मतलब मैं भी बताने के लिए कोई भी बता सकता है। जब आप इसे करते हो, मुझे भी अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर मेरे सब्जेक्ट का भी दोगे तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद एक एक जरूर, अगर मेरा उस टॉपिक पे कमांड है, क्योंकि कमांड के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, टॉपिक पे जितना गहरा कमांड है, इसलिए इसलिए ये जो नोट्स की बजाय थोड़ा सा ज्यादा गहरे से, अब आपकी रुचि होनी चाहिए कि मुझे एक किताब और इसके पैरेलल पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आपने क्या कर लिया कि एक एक फिक्स नोट्स को याद करने की शैली डेवलप कर रखी है, तो उससे क्या होता है कि और गहरी चीज आपकी क्रिएट नहीं होती। तो थोड़ा सा, चूंकि इतना बड़ा लक्ष्य लिया है, तो कुछ अतिरिक्त चीजें, जैसे एक बुक पढ़ ली, मैं जब जब हर बैच पढ़ाता हूँ तो एक नई बुक को साथ ले लेता हूँ, उसमें कुछ कुछ चीजें और आती है। तो आप भी कुछ ना कुछ चीजें इधर उधर से भी उस मैटर से संबंधित देखो, कुछ चर्चाएं करो, किसी को सुनो उस टॉपिक पे, सुन को उसको अप्रिशिएट करो, तो एक डेप्थ डेवलप होगी। डेप्थ डेवलप होगी तो मतलब आपकी लैंग्वेज भी धीरे धीरे डेवलप होगी, आपका कमांड भी आएगा, और धीरे धीरे आप बेहतर से बेहतर करते हुए चले जाएंगे। तो ये चीजें हैं। आप अगर हमारे इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो सीबी कैंपस ऐप है ना, परख वालों पे भी है, लेकिन सीबी कैंपस ऐप में मैंने क्या पुराने लेक्चर थे वो भी मैंने उसमें डाल दिए। तो जैसे जैसे नए मैं लेक्चर, रोज का एक लेक्चर लेता हूँ, तो वो पुराने रिप्लेस भी होते जाते हैं। पहले नए टॉपिक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है, ऐसे ही एथिक्स करेंगे। एग्जाम मई में तो मुझे लग नहीं रहा कि होगा। अभी तो मुझे लगता है कि आपको, ये मैं जरूर कह देता हूँ कि आपको ये तैयारी तभी शुरू करनी चाहिए प्रीलिम्स की, जब आपका विज्ञापन आ जाए। और जो पहले प्रीलिम्स दे चुके हैं वो तो उनको तो मैं कहता हूँ प्रीलिम्स से 1 महीने पहले ही जम के उस पर तैयारी करो, उससे पहले मत सोचो। हाँ, एक है कि आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान ये अच्छे से तैयार रखो, कुछ करंट से तैयार रखो, और इसके साथ साथ राजस्थान का जीके, ये आपको इतना तैयार हो कि आपको उस समय जीरो से शुरुआत ना करनी पड़े, ये बिल्कुल तैयार होना चाहिए। बाकी प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती है। मेंस की आप लगातार प्रैक्टिस कीजिए। तो इंडियन पॉलिटी है, एथिक्स है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पार्ट को मैं ले रहा हूँ। अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। नीचे शायद स्क्रीन पे अभी है नहीं, लेकिन अगर आप डिटेल्स, वो तो सीबी कैंपस ऐप है, एक नंबर आप नोट कर लो जिस पे आप कुछ डिटेल्स पूछ सकते हो। 7412902955, 7412902955। आप मुझसे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं बेसिकली आपको टेक्स्ट मैसेज करके बताता हूँ उसमें। तो मेरे, अगर आपको नंबर चाहिए तो फिर आप मेरे नंबर नोट कर लीजिए, लेकिन टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, फिर मैं खुद आपको बताऊंगा कि हम 8 बजे बात करेंगे, 4 बजे करेंगे, उस समय हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 9887898181। मैं दोबारा से बोल देता हूँ, 9887898181। इस पे आप टेक्स्ट मैसेज कर देना तो मैं चर्चा कर लूंगा।
बाकी हर सप्ताह में एक दिन मैं बेसिकली जूम पे बैठ के डिस्कस करता हूँ। तो उस समय स्टूडेंट से जो भी चीजें होती है उनसे सीखते भी रहते हैं, चलता रहता है आगे। तो ये तो अध्ययन की दुनिया तो ऐसी है। देखिए, मैं सिविल सर्विसेज ही यहाँ के देखा हूँ। इसमें तो जितना डूबते हैं ना, वो अथाह भंडार है, कोई पार नहीं है। और इसका कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। तो एक सतत प्रक्रिया है, जर्नी है, चलती रहती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आपके भीतर ईमानदारी है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके भीतर अहंकार है या आप कोई एक विचार बना लेते हैं तो फिर दिक्कत होती है। तो अलग अलग मुद्दों पे बात करता हूँ। आज मुझे लगा कि मैं आंसर राइटिंग पे बात कर लेता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।